नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का टीए आर्मी एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में भी दोस्तों हम टीए आर्मी एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके याद जरूर से करते रहिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है आप सभी का, हु बिकेम द फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया। हु बिकेम द फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर कौन सा हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को मैं टॉप 30 क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं और इन टॉप 30 क्वेश्चन के बाद आपको अपना स्कोर एक बार कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत चले गए हैं। तो एक बार जरूर से आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरुआत करिए। इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा? हु बिकेम द फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया, कौन सा राइट आंसर हो जाता है? तो भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है दोस्तों बी, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स बनी थी और ये कब बनी थी तो नोट करिएगा 1994 में। कब बनी थी? 1994 में। अब दोस्तों नोट करिएगा कि जो भारत की मिस यूनिवर्स थी वो कब कब बनी थी, मतलब जो मिस यूनिवर्स बनी थी भारत में वो कब कब बनी थी। सबसे पहले आपकी सुष्मिता सेन जी बनी थी कब? 1994 में। उसके बाद नाम नोट करिएगा, उसके बाद नाम था लारा दत्ता का, ठीक है। लारा दत्ता ये कब बनी थी? ये 2000 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद एक और नाम नोट करिएगा, हरनाज कौर का। क्या दोस्तों? हरनाज कौर। ये कब बनी थी? ये बनी थी दोस्तों आपकी, नोट करिएगा, हरनाज कौर संधू इनका पूरा नाम है। और ये कब बनी थी? तो ये 2021 में बनी थी मिस यूनिवर्स। उसके बाद इंडिया की बनी है रिया सिंह। क्या नाम है उनका? रिया सिंह। ये कब बनी है? तो ये बनी है अभी 2024 में, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रख लेना है। ये 4 लोग मिस यूनिवर्स बन चुके हैं भारत की तरफ से। सबसे पहले सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में और अभी लास्ट में कौन बनी है? रिया सिंह, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन में आपको रीता फायरिया का नाम आया है। तो रीता फायरिया, ये डायरिया नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, आप रीता फायरिया कर लीजिएगा। रीता फायरिया क्या बनी थी? तो रीता फायरिया 1966 में बनी थी और ये क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी। क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है। उसके बाद आप नोट करिएगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन का नाम आया है, तो अभी मैंने आपको बताया मिस यूनिवर्स। उसके बाद मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर कब बनी थी? 2017 में, 2017 में ये भी मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है। उसके बाद ऐश्वर्या राय का नाम आया है। ये कब बनी थी? तो ये 1994 में बनी थी और ये मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दोनों नोट करिएगा। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड ये दोनों क्या करती हैं? सुंदरता के लिए दोस्तों ये योग्यताएं कराई जाती है, ठीक है। सुंदरता के लिए, ब्यूटी के लिए, नोट करिएगा। और दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि मैं बात करूं मिस वर्ल्ड की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग 1951 में हुई थी, ठीक है। और मिस यूनिवर्स की बात करूं तो 1952 में, यानी 1 साल के बाद दोस्तों मिस यूनिवर्स स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब इसका नोट करिएगा। सबसे पहले बात करा दूं मिस वर्ल्ड की, तो मिस जो वर्ल्ड था इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1951 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। कहां पर है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में। कहां पर है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं मिस यूनिवर्स के बारे में बता दूं, शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, अभी बताया मैंने। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर
पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। कहां पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क पड़ता कहां पर है? तो ये पड़ता है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। सारी चीजें बता दी हैं, नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हीमोग्लोबिन में वैसे तो बहुत सारी चीजें पाई जाती है, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? एक प्रोटीन है, ये नोट कर लीजिएगा। क्या है? एक प्रोटीन। क्या है? एक प्रोटीन है। और इसमें क्या पदार्थ पाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन। क्या पाया जाता है? लोहा इसमें पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन में आयरन क्या काम करता है? देखिए, आयरन क्या काम करता है? जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, और फिर ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है। बस आयरन का यही काम होता है हमारे शरीर में, और हीमोग्लोबिन में ये काम किया जाता है, यानी हमारे रक्त में काम करता है। ठीक है, चलिए अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इज दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर एंड दिगंबर आर ब्रांचेज ऑफ विच रिलीजन। आपसे पूछ रहा है श्वेतांबर एंड दिगंबर आर ब्रांचेज ऑफ विच रिलीजन, यानी किस धर्म की ये शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन सा राइट आंसर हो जाता है? कई बार मैं बता चुका हूं, और जिसने भी मेरी सारी वीडियोस देखी है ना, इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा, इसका आंसर उसने बता भी दिया होगा। यदि मैं श्वेतांबर और दिगंबर की बात करूं तो याद रखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूं, ये दोस्तों जैनिज्म का है, यानी जैन धर्म से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। यदि मैं बात करूं, आपसे पूछे कि जैनिज्म के प्रवर्तक कौन थे, इनके प्रवर्तक, ठीक है, तो प्रवर्तक का नाम नोट कर लीजिएगा, महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के कौन सेवे गुरु हैं? ये जैन धर्म के दोस्तों 24वें गुरु हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है महावीर स्वामी, इन्हें प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम। ठीक है, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुए। उसके बाद आपसे पूछ ले कि जैन धर्म के प्रथम गुरु कौन थे या संस्थापक कौन थे, किसने जैन धर्म की स्थापना करी थी? तो स्थापक का नाम नोट कर लीजिएगा, ऋषभ देव। ऋषभ देव ये कौन थे? जैन धर्म के प्रथम गुरु थे। ठीक है, इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है। और जैन धर्म के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में कवर करा दिया है। ठीक है, उस सारी वीडियो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, यानी यहां पर हमसे पूछ रहा है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी कितने क्वथनांक पर शुद्ध जल उबलने लगता है। कौन सा राइट आंसर होगा? प्योर वाटर बॉइलिंग होने लगता है। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी ने दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, वो बॉईल होने लगता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं, यहां पर हमसे डिग्री सेल्सियस में पूछा, लेकिन आपसे अगर फ़ारेनहाइट में पूछने लगे कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो प्योर वाटर है वो बॉईल होने लगेगा, तो याद रख लीजिएगा, यदि आपसे डिग्री सेल्सियस पूछे तो आपका राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये क्वथनांक होता है प्योर वाटर का। ठीक है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, विच न्यूट्रिट इज प्रोडिमेटली इन हनी, यानी शुद्धता में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? देखिए, शहद में आपको विटामिन भी देखने को मिलेगा, प्रोटीन भी देखने को मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर हमसे पूछ रहा है मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः के बारे में पूछा है, और जब मुख्यतः पूछे तो आपको दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को सही करना है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शहद में मुख्यतः पोषक तत्व के रूप में माना जाता है।
और शहद एक बहुत ही पोषक तत्व है, मतलब हमारे शरीर के लिए। आपको शहद क्या होता है, हनी जो होता है उसको खाना भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, हु फाउंडेड शांति निकेतन, यानी शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए, शांति निकेतन के बारे में कई बार एग्जाम में बनकर आया है और काफी सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया होगा जो भी वीडियोस देख रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा करी गई थी। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी और कहां की गई थी। कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? देखिए, ये जो शांति निकेतन है ना, इसकी स्थापना नोट करिएगा कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कही गई थी 22 दिसंबर 1901 में। कब की गई थी? 22 दिसंबर 1901 में करी गई थी। और कहां पर करी गई थी? वेस्ट बंगाल में। कहां पर करी गई थी? वेस्ट बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज आपको नोट कर लेना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 22 दिसंबर 1901 में वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना करी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं पिछली वीडियो में सब चीज बता चुका हूं। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, क्यों मिला, इन्होंने किस किस चीज की रचना की, सारी डिटेल्स बता चुका हूं। आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर सारी वीडियो मैंने ऐड कर दी है, तो आप एक बार जाके सारी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, व्हाट इज द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट कॉल्ड? वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है वो क्या कहलाता है? कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? देखिए, एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि सर सभी क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल्स में मत बताया करो। तो डिटेल्स में मेरा बताने का यही कारण होता है कि एग्जाम में यदि आपसे कुछ भी पूछ लेना, आपका गलत क्वेश्चन ना जाए, आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, इसीलिए डिटेल्स में बताता हूँ, सारी चीज़ें इंक्लूड करके बताता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, लर्न करने में आसानी हो, और दूसरी बात एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। डिटेल्स में बताने का मेरा यही कारण होता है। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 20 से 30 मिनट के बीच की वीडियो होती है। दिन भर में आपको आधे घंटे में एक वीडियो देखनी रहती है। यदि आप आधा घंटा भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए आप तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल्स में मैं इसीलिए बताता हूं कि एग्जाम में कुछ भी बन के आ जाए, एग्जामिनर किसी भी तरीके के क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ ले, आप बिना कंफ्यूजन के आंसर दे दें। ठीक है, तो डिटेल्स में बताने का यही कारण होता है। लंबी वीडियोस इसीलिए हो जाती है। यदि मैं चाहता तो इस वीडियो को 5 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन मैं इसको टाइम क्यों देता हूं? क्योंकि मैं सारी चीजें डिटेल्स में बताता हूं ताकि एग्जाम में यदि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो बिना कंफ्यूजन के आप आंसर दे पाए। ठीक है, तो इसीलिए डिटेल्स में बताने का कारण होता है मेरे भाई। ठीक है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए, अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा कि वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। तो राइट आंसर नोट करिएगा, मुख्य पेज को क्या कहते हैं? हम होम पेज कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेन्यू बार क्या होता है दोस्तों? देखिए, जिसने भी कंप्यूटर वगैरह चलाया उस सबको पता है कि ऊपर जो मेन्यू होता है, जैसे आपका हो गया फाइल लिखा होता है, उसके बाद आपका एडिट लिखा होता है, उसके बाद आपका व्यू लिखा होता है। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं? ये इसको दोस्तों मेन्यू बार बोला जाता है। ये एक लाइन में ऐसे लिखे होते हैं, इसीलिए इनको मेन्यू बार बोला जाता है। टूल बार क्या होते हैं? टूल बार उनको कहा जाता है जहां से हम हमारे लिए, जैसे कलर आपको क्या लिखा, मतलब आपने जो कंप्यूटर में लिखा है उसको किसी कलर में करना चाह रहे हो तो कलर जहां से आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जहां से आप कलर सेलेक्ट करते हैं, जहां से आप डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे टूल बार के थ्रू दिए होते हैं और टूल बार उसी को कहा जाता है। ठीक है, सर्वर आप सभी जानते ही हैं। नेट में क्या होता है? सर्वर होता है, कहते हैं ना सर्वर स्लो चल रहा है, नेट हमारा स्लो चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व श्रम दिवस, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बिल्कुल, जिसने भी आंसर दोस्तों बी सेलेक्ट किया है बिल्कुल गलत है। 29 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1 मई को। कब मनाया जाता है? विश्व श्रम दिवस हर साल दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहां पर लागू हुआ था पहले? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वेयर डिड द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स इन द वर्ल्ड? कौन सा आंसर राइट होगा?
वेयर डिड द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स इन द वर्ल्ड? जी, जिसने भी राइट आंसर दिया है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, अमेरिका का। अमेरिका का जो संविधान है वह लिखित संविधान है और सबसे पहले लागू किया गया था। इसको मैं बात करूं कि कब लागू किया गया था तो ये भी नोट कर लीजिएगा, 4 मार्च 1789 में दोस्तों, 4 मार्च 1789 में इसको लागू किया गया था। जरूर से याद रख लेना है, ठीक है। और जो अमेरिका का संविधान है ना, वो सबसे पुराना संविधान है। आपसे पूछ ले सबसे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, तो सबसे पुराना संविधान किस देश का है दोस्तों, ये अमेरिका का ही है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब पुराने की बात आई है तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि सबसे नया संविधान किस देश का है, सबसे न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, सबसे न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, किस कंट्री का है? बिल्कुल सही, न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। कौन सा आंसर राइट होगा, नेपाल का। नेपाल का सबसे न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूर से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है दोस्तों, विच इज द मोस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? विच इज द मोस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है जो कॉफी का उत्पादन करता है पहले नंबर पर? बिल्कुल, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, इजिप्ट गलत हो जाएगा, चाइना गलत हो जाएगा, कनाडा गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी दोस्तों, ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब ब्राजील नंबर 1 पर है, ये याद रख लेना। सेकंड नंबर पर कौन है, एक बार जल्दी से बताइए आप सभी। सेकंड नंबर पर ब्राजील तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड और थर्ड नंबर पर आप बता दीजिए कौन सा देश आता है। देखिए, पहले नंबर पर ब्राजील, दूसरे नंबर पर वियतनाम, और तीसरे नंबर पर कोलंबिया। कौन सा है दोस्तों आपका? कोलंबिया, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखिएगा। अब आपसे पूछ ले कि भारत में हमारा जो कंट्री है इंडिया का कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोड्यूसिंग करता है? कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है इंडिया का सबसे ज्यादा? कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, मैं सबसे ज्यादा की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। कौन सा राइट आंसर होगा? कर्नाटका में सबसे ज्यादा, ठीक है, कॉफी का उत्पादन किया जाता है, कॉफी प्रोड्यूसर किया जाता है, याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी जो विद्युत चालकता की दृष्टि से अधातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं? नॉन मेटेलिक एलिमेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हमसे पूछ रहा है, और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी दोस्तों, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अधातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी जो विजयवाड़ा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का कौन सा? ऑप्शन ए दोस्तों, कृष्णा रिवर के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। अब मैं बात करूं, आपसे पूछता है कि कृष्णा रिवर जो है हमारी नदी है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो उद्गम स्थल आपको याद रख लेना है, जो वेरी इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछेगा उद्गम स्थल के बारे में, तो उद्गम स्थल है इसका महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर चोटी से दोस्तों यह नदी निकलती है, नोट जरूर से करिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो सहायक नदियां भी नोट कर लीजिएगा, बता देता हूं। कोयना नोट करिएगा,
कोयना क्या है, इसकी सहायक नदी है। दूसरा मेन्ना इसकी सहायक नदी है। तीसरा नोट करिएगा मूसी, बहुत आपने पढ़ी होगी, मूसी रिवर इसकी सहायक नदी है। भीम इसकी सहायक नदी है। दूध गंगा इसकी सहायक नदी है। तो ये चारों नदी आपको याद रख लेनी है, कोयना, वेन्ना, मूसी और भीम, ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब दोस्तों कृष्णा रिवर की बात आई है तो यहां पर बांध वेरी इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा कृष्णा रिवर पर कौन कौन सा बांध है। सबसे पहले अलमाटी बांध, आपसे पूछेगा कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पर। दूसरा नागार्जुन सागर बांध कौन सा है, दूसरा दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट है, नागार्जुन सागर बांध आपसे पूछ लेता है, तो ये भी किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, यानी इन वाटर कह रहा हूं, सॉरी दोस्तों, इन एयर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, सभी को पता है, बच्चों ने आंसर भी दे दिया, बिल्कुल राइट, 332 मीटर पर सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, वो सबसे ज्यादा किस में होती है, बिल्कुल ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, आप सभी को याद रख लेना है, सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, वेयर इज द रेड फोर्ट लोकेटेड, यानी जो लाल किला है कहां पर स्थित है। सभी ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है, दिल्ली में है। और किसने बनवाया था, शाहजहां ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, रोम किस देश की राजधानी है, रोम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, कौन सा आंसर राइट होगा। देखिए बच्चे इजिप्ट बता रहे हैं, बल्कि इजिप्ट हो जाता है गलत। रोम किस देश की राजधानी है, रोम आपकी इटली की राजधानी है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 16, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, रूस की बोल्शेविक क्रांति, यानी व्हेन डिड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया टेक प्लेस। बिल्कुल राइट आंसर, जिसने बोला है 1917, बिल्कुल सही है। यदि मैं डेट की बात करूं कि किस डेट में हुई थी, आपने 1917 तो बता दिया, लेकिन डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डेट के साथ ऑप्शन में मिलेगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं 2 मार्च 1917, फिर आपको बोल दूं मैं 4 मार्च 1917, फिर आपको बोल दूं मैं 8 मार्च 1917, फिर आपको बोल दूं 12 मार्च 1917। अब इनमें से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। 1917 तो आपने टिक कर दिया, अब इनमें से बताइए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करता है, आपको परेशान करता है और ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो याद रख लेना, जो रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, वो रशिया में कहां पर हुआ था और कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा डेट 8 मार्च कब हुआ था दोस्तों, 8 मार्च 1917 को हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड, यानी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका गठन कब किया गया था। बिल्कुल सही, जिसने 1952 बताया, बिल्कुल राइट आंसर है, 1952 में ही दोस्तों इसका गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन अब आपको डेट बताना है, तो याद रख लीजिएगा डेट क्या होता है, 6 अगस्त 1952 में। कब, 6 अगस्त 1952 में दोस्तों इसका क्या किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था, जरूर से याद रख लेना है, इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर नोट करिएगा, न्यू दिल्ली। कहां पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और पहली बार इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, इन विच ईयर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फॉर्म्ड। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था।
देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, आपसे पूछ रहा है वेयर इज रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? देखिए, कहां पर स्थित है, मैं आपसे बोल दूं चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ कहां पड़ता है, आप सभी को नोट करना है। चित्तौड़गढ़ कहां पर पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर है? राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी, 1975 में। ठीक है, अब मैं बात करूं कि राजस्थान में आपसे पूछ ले, ये तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र है। आपसे पूछ ले कि भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा था, क्योंकि पूछा जा सकता है। देखिए, पहला विद्युत संयंत्र बताने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं। रावत भाटा का नाम आया है, तो जब भी रावत भाटा और राजस्थान का नाम आए तो इनसे रिलेटेड एक बांध आपको याद रख लेना है, जिसको बोलते हैं राणा प्रताप सागर बांध। महाराणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ये किस नदी पर बनाया गया है? ये नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी पर बनाया गया है। इसको याद रख लेना, एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब पहला विद्युत संयंत्र आपसे पूछा था मैंने, तो नोट करिएगा, पहला विद्युत संयंत्र का नाम था तारापुर। ठीक है, तारापुर विद्युत संयंत्र कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1969 में। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 है आपका, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? हु सेड दैट इंडियंस डू नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। कौन सा आंसर राइट होगा? Who said that Indians do not know the art of writing? देखिए, ये किसने कहा था? ये कहा था, राइट आंसर हो जाएगा, एक पुस्तक लिखी थी इस बंदे ने, नाम था इंडिका पुस्तक का। मैं बता चुका हूं, जिसने भी वीडियो देखी है इंडिका तुरंत याद आ गया होगा। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसी ने कहा था कि जो इंडियंस होते हैं वो राइटिंग यानी लिखने की कला नहीं जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक नाम आया है वेनसांग और फाहियान का। आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि वेनसांग किसके दरबार में आया था और फाहियान किसके समय में आया था, तो याद रख लीजिएगा, ये दोनों चीजें आपको नोट करा देता हूं। वेनसांग जो आया था, ये आया था बंदा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, जब हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था तब ये आया था। फाहियान किसके टाइम पर आया था, ये भी नोट करिएगा, ये आया था आपका चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। ठीक है, कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। इसका नाम भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इन विच स्टेट इज द फेमस रोहतांग पास लोकेटेड। यानी जो रोहतांग दर्रा है ना, वो किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस रोहतांग पास लोकेटेड। देखिए, दर्रा मैंने कराया था एक वीडियो में, मैंने सारे इंपोर्टेंट दर्रे आपको कवर करा दिए थे। जिसने भी वो वीडियो देखी होगी ना, आंसर बता दिया होगा फटाक से। जो इंपोर्टेंट दर्रे थे उस वीडियो में मैंने कवर करा दिए हैं। उस वीडियो को जरूर से देखिए, प्लेलिस्ट में मैं सारी वीडियो को ऐड कर दूंगा और सारी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं और एग्जामिनर क्या करता है, आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो उनको एक बार आप याद कर लोगे ना, दर्रे आपको याद रह जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, दर्रा, रोहतांग दर्रा कहां पर है बता देता हूं, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अब दोस्तों, आपको जम्मू कश्मीर के 2 फेमस दर्रे कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है? देखिए, एग्जामिनर कैसे घुमाया आपको, आपसे पूछ रहा है अर्थ इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 प्लेनेट्स, यानी 2 ग्रहों के बीच में। देखिए, आज इसकी भी कंफ्यूजन दूर करता हूं, अच्छी तरीके से नोट करिएगा। सबसे पहले आपका क्या है, मान लीजिए ये सन है। ठीक है, ये आपका सन है। सन क्या है दोस्तों? हमारा सूरज क्या है? एक तारा है। ठीक है, सूरज ग्रह नहीं है, एक तारा है, नोट करिएगा। और सूरज के पास में सबसे कौन है? तो सबसे पास में दोस्तों बुध ग्रह। ठीक है, सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो बुध पे इतनी तेजी से पड़ती हैं कि सूर्य का जो बुध है उसका क्या बोलते हैं, वायुमंडल खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारा पड़ता है शुक्र ग्रह।
ठीक है। इसके बाद हमारा पड़ता है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। नोट करिएगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए बुध का जो वायुमंडल खत्म हो चुका है, इसलिए इसको शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। यदि हमारा जो बुध ग्रह है ना, बुध प्लेनेट, इस पे यदि वायुमंडल होता ना तो इसको सबसे गर्म ग्रह कहा जाता, लेकिन इसका जो वायुमंडल है वो खत्म हो चुका है, इसीलिए दोस्तों हमारे शुक्र प्लेनेट को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। नोट करिएगा। उसके बाद आपका आता है पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी आता है। अब शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये इसके बगल में है। सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहां पर पानी है, ठीक है, आप सभी को पता है, नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी के बाद आपका आता है, पृथ्वी के बाद आएगा आपका मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल के बाद आएगा आपका बृहस्पति ग्रह, ठीक है। बृहस्पति के बाद आपका आएगा शनि ग्रह, और शनि के बाद आपके आते हैं अरुण और वरुण, ठीक है। अब आप कंफ्यूजन खत्म करिए। यदि आपसे पूछ ले कि बृहस्पति ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल और शनि के। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है, तो राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, शुक्र और मंगल के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे तो आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड। यहां पर आपसे पूछ रहा है जो सार्क है उसकी स्थापना कब की गई थी? सार्क की बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1985, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। 8 दिसंबर दोस्तों 1985 में इसकी स्थापना करी गई थी, 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नोट करिएगा, हेडक्वार्टर है आपका ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। कहां पर है? ढाका बांग्लादेश में है, नोट करिएगा। अब दोस्तों सार्क की बात हुई है, तो सार्क में कितने देश सदस्य के रूप में हैं? बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा, जो 8 कंट्रीज है ना वो सदस्य के रूप में है सार्क में, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो भी नोट करा देता हूं, नोट करिएगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। पहला है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद आप नोट करिएगा भूटान, बांग्लादेश के बाद नोट करिएगा भूटान, और भूटान के बाद नोट करिएगा आप सभी हमारा क्या है? इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद नोट करिएगा मालदीव, ठीक है। मालदीव के बाद नोट करिएगा नेपाल, नेपाल के बाद नोट करिएगा आप पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नोट करिएगा आप श्रीलंका, श्रीलंका के बाद नोट करिएगा अफगानिस्तान, ठीक है। ये कितने देश हो गए? 8 देश हो गए, और ये 8 देश सदस्य के रूप में हैं किसके? सार्क के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन आपको बताना है, सार्क की फुल फॉर्म, सार्क की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? यानी जो सांगपो नदी है वो भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है, यहां पर आपसे पूछता है। थ्रू विच स्टेट डज द सांगपो रिवर एंटर इंडिया? यानी जब ये सांगपो नदी है इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है तो सबसे पहले किस स्टेट में आती है? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बिल्कुल सही, जिसने भी आपका असम बताया ना बिल्कुल सही है। देखिए अब मैंने असम बताया, बच्चों ने क्या करा, बच्चों को पता था राइट आंसर क्या है, लेकिन बच्चों ने क्या करा, असम को टिक कर दिया है। लेकिन याद रख लीजिएगा असम नहीं है, असम आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सांगपो नदी सबसे पहले भारत के जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है इसमें प्रवेश करती है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज आपको पता हो ना उस पर कंफ्यूज मत होया करिए। यदि अरुणाचल प्रदेश आपको पता है ना तो अरुणाचल प्रदेश ही राइट है, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो नदी है ना वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रखी जा सकती है, वो अरुणाचल प्रदेश में ही रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य कहां पर स्थित है? पाक जलडमरू मध्य वेरी इंपोर्टेंट है, वेयर इज द पाक स्टेट लोकेटेड?
तो दोस्तों पाक जल डमरू मध्य है वो किन के बीच में है, तो वो दोस्तों नोट करिएगा आपका इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, पीटीआई किस देश की समाचार एजेंसी है? पीटीआई इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? पीटीआई इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, पीटीआई लिखा और आपको कंफ्यूज किया। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पीटीआई क्या है, इंडिया की ही है। इसकी फुल फॉर्म होती है पीटीआई की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या होती है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये दोस्तों पीटीआई की फुल फॉर्म है और पीटीआई ही दोस्तों किसकी है? इंडिया की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना, जो एग्जामिनर होता है ना ऐसे ही आपको कंफ्यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे इतिहास के जनक के रूप में माना जाता है? किसे इतिहास के जनक के रूप में? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल एस्टैब्लिश्ड? व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल एस्टैब्लिश्ड? कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा 1894 में। कब हुआ था? 1894 में हुआ था। ठीक है, इसकी जो स्थापना करी गई थी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की, ये कब करी गई थी? 23 जून 1894 को। ठीक है, 23 जून 1894 को। कहां पर? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, ये भी मैं आपको नोट करा देता हूं, पेरिस, ठीक है, फ्रांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन। सभी आंसर कमेंट करिए जल्दी से। और इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 0.001 मिलीमीटर। कितना होता है? 0.001 mm दोस्तों इसका क्या होता है? 1 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बिल्कुल सही, राइट आंसर है आपका CaSO4 इंटू 2H2O। क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। अब एक चीज आपको कमेंट करनी है, यहां मैंने रासायनिक सूत्र आपको बताया, इसका दोस्तों आपको क्या करना है? रासायनिक नाम कमेंट करके बताना है। जल्दी से इसका रासायनिक नाम आप कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब मैंने 30 क्वेश्चन आपको कवर कराए। आज की वीडियो में कितने क्वेश्चन लेके आएगा? टॉप 30। इनमें से आपका स्कोर कितना बन पाया एक बार कमेंट करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात कहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसमें दोस्तों? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को दोस्तों क्या कर लीजिएगा? अपने में ऐड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल के साथ मेरे जुड़ जाइएगा। वीडियो की पीडीएफ कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूं वीडियो की पीडीएफ। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।